Good morning students. We are second year के पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम इतिहास के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने इतिहास की पाठ्यक्रम की दो यूनिट हम लोग देख चुके थे। पहली इतिहास का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। जो पहली यूनिट फर्स्ट में इतिहास का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक। यूनिट सेकंड के अंतर्गत हमने देखी थी इतिहास में शिक्षण और अधिगम संसाधन। शिक्षण और अधिगम संसाधन। ये यूनिट हम कल देख चुके थे। अब आज जो हमारी है यूनिट 3, ये है आपकी इतिहास शिक्षण का व्यावसायिक विकास। इतिहास शिक्षक का व्यावसायिक विकास। आज हम देखेंगे इस यूनिट को कि इतिहास शिक्षक कौन होता है, क्या होता है, उसके गुण क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और उसका व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षक स्वयं क्या कर सकता है, शिक्षा विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा क्या इसके लिए प्रयास किए गए हैं। तो हम आज इसके बारे में देखेंगे कि इस यूनिट के बारे में हमको क्या देखना है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट चैप्टर जो है हमारी थर्ड यूनिट है। इतिहास शिक्षक का व्यावसायिक विकास। अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहली चीज जो देखेंगे कि यहाँ इसमें इतिहास शिक्षक के व्यावसायिक विकास के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज देखनी है। तो पहला है इतिहास शिक्षक के इतिहास शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता इतिहास शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता, गुण, दायित्व, क्या है, ठीक है ना। इस यूनिट के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है आपका वो है इतिहास शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता, गुण और दायित्व। यानी कि एक इतिहास शिक्षक की व्यावसायिक नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए, यानी कि व्यावसायिक नैतिकता क्या है। पहले तो हमें इस चीज को समझना है
कि व्यावसायिक नैतिकता क्या है। इस व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत जो ये नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्य ये कौन कौन से होने चाहिए, जिसमें कि एक अध्यापक के अंतर्गत ये मूल्य होने चाहिए या उस अध्यापक के द्वारा इन मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए, जिससे कि एक सफल शिक्षक बन सके और इतिहास विषय को एक प्रभावी और आकर्षक विषय बनाया जा सके। क्यों कि एक शिक्षक के द्वारा जिस तरह से विषय की प्रस्तुति की जाती है, वही चीज विषय को एक अलग मुकाम या एक अलग स्तर प्रदान करता है। तो यही चीज यहाँ पर इतिहास शिक्षक का दायित्व होता है कि वो जो भी उसमें व्यावसायिक नैतिक मूल्य क्या हैं, उनका पता उसे होना चाहिए और उन मूल्यों को वो किस तरह से स्वीकार कर सकता है, किस तरह से उन मूल्यों का उपयोग करना उसे चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो इसके अंतर्गत है गुण, कि एक शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक में जब तक आवश्यक गुण विद्यमान नहीं है तब तक वह एक प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकता है, सफल शिक्षक नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक शिक्षक का गुण है कि उसमें उसे विषय संबंधी ज्ञान अच्छा होना चाहिए, अर्थात कि इतिहास से संबंधित उसे सत्य ज्ञान यानी कि स्पष्ट और विस्तृत ज्ञान उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अधूरा ज्ञान है, अल्प ज्ञान के आधार पर वो कक्षा में जाकर वो शिक्षण कार्य प्रारंभ कर देता है, तो ऐसे में वो सही सूचना बालकों तक नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि अल्प ज्ञान के माध्यम से जब वो कक्षा में जाता है अल्प ज्ञान को लेकर, तो वहां पर वो सिर्फ उतनी ही बात स्पष्ट कर पाता है जितनी वो 4 लाइनें पढ़कर गया हुआ होता है। छात्र के द्वारा अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो वो छात्र को संतुष्ट नहीं कर पाता है, या अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से ही वो छात्रों को संतुष्ट नहीं कर पाता। ऐसी परिस्थिति में जब छात्रों को संतुष्ट नहीं कर पाया है, तो निश्चित है कि विद्यार्थी की दृष्टि में उस अध्यापक को वो स्थान या वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो एक शिक्षक का होना चाहिए। इसीलिए एक शिक्षक में प्रभावी और जो गुण होने चाहिए, वो गुण कौन कौन से हैं और उनका पालन एक शिक्षक को कैसे करना चाहिए, इस चीज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में है अध्यापक के, इतिहास अध्यापक के शिक्षक के दायित्व क्या है, क्योंकि इतिहास विषय से संबंधित इतिहास को, चूंकि ये अमूमन ये माना गया है कि ये इतिहास विषय जो है, इतिहास विषय जो है वो कहानी किस्सों का विषय है। ठीक है, तो ऐसे में आप इसको एक विषय के रूप में मान्यता कैसे प्रदान कर सकते हैं, कैसे दिला सकते हैं, क्यों कि एक विषय यानी कि इसे एक विज्ञान के रूप में भी मान्यता प्रदान की जाने की बात आती है कि इतिहास, जैसे हम प्रकृति में हमने देखा था कि इतिहास कला है या विज्ञान है, या इतिहास कला और विज्ञान दोनों हैं, तो विज्ञान है तो वो कैसे है, क्योंकि वो सत्य प्रमाणों के आधार पर जांच परख कर जिस चीज को लिखा जाता है या कहा जाता है, तो वो एक वैज्ञानिक पद्धति के तरीके से किया जाता है। तो ऐसे में इसका दायित्व बनता है एक शिक्षक का कि वो इतिहास को एक कहानी किस्सों का विषय ही नहीं रहने दे, बल्कि उसे एक वैज्ञानिक विषय के रूप में मान्यता प्रदान कर सके। इस तरह के उसके दायित्व हों कि वो उस विषय को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक प्रक्रिया क्रम के आधार पर किस तरह से बालकों के सामने रख सकता है कि बालकों की जो ये भ्रम है कि ये केवल किस्से कहानियों का विषय है, इस भ्रम को दूर किया जा सके और बालक को उपयोगिता नजर आने लगे कि इतिहास विषय का अध्ययन करने से उनके जीवन में किस प्रकार से, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में, उसके जीवन में किस प्रकार से दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात कि ये एक एग्जाम्पल था कि अध्यापक किस तरह से उसके दायित्व हैं उसका पालन करना चाहिए। तो अर्थात इस यूनिट के अंतर्गत हम अध्यापक के, इतिहास अध्यापक के दायित्वों के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कौन कौन से दायित्व हैं और उन दायित्वों के निर्वाह के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर शिक्षक से संबंधित कि शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, उसके नैतिक मूल्य क्या हैं, उसके उत्तरदायित्व क्या हैं,
इन सब के बारे में जानेंगे और इनका निर्वाह एक अध्यापक को कैसा करना चाहिए इसके बारे में हम समझेंगे। सेकंड जो आती है इसमें, सेकंड चैप्टर जो इसमें है वो है आपका इतिहास शिक्षा का व्यावसायिक विकास। इतिहास शिक्षक का व्यावसायिक विकास। इस यूनिट के इस चैप्टर के अंदर हमें एक इतिहास शिक्षक के व्यावसायिक विकास किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो यही समझना होगा कि व्यावसायिक विकास क्या है, क्योंकि व्यवसाय अमूमन हम ये सोचते हैं कि व्यवसाय का मतलब है कि कोई व्यापार करना, यानी कि क्या शिक्षा व्यापार का एक क्षेत्र है? नहीं, शिक्षा के माध्यम से कोई व्यापार नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोचिंग सेंटर्स वगैरह आजकल जो ये हैं ये एक व्यापारिक दृष्टिकोण से, एक आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर शिक्षक की जो व्यावसायिक जो प्रकृति है या व्यावसायिक विकास है, तो पहले तो इस व्यवसाय को ही समझना है, क्योंकि व्यावसायिक विकास यानी कि व्यवसाय यानी कि उसने एक शिक्षण कार्य को अपने व्यवसाय के रूप में चुना है, यानी कि इसके माध्यम से वह शिक्षा प्रदान कर रहा है, उससे कुछ अर्जन वो कर रहा है। लेकिन इसका मतलब केवल एक व्यापारिक लाभ लेना नहीं है। व्यावसायिक विकास से मतलब है कि जिस तरह से वो कक्षा में जाकर शिक्षण कार्य करता है तो उसका विकास वो एक अच्छी प्रभावी, जैसे कि उसमें वो कक्षा 6 में जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल कक्षा 6 की किताब को ही पढ़कर चला गया और बाकी को नहीं। व्यावसायिक विकास में उसके ज्ञान के स्तर को कितना बढ़ा सकता है, वो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को अपनी व्यावसायिक उन्नति करनी चाहिए, क्योंकि वो इस शिक्षण को उसने अपने व्यवसाय के रूप में चुना है। और कोई भी एक व्यापारी है वो अपना एक व्यवसाय प्रारंभ करता है, एक कहना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उस बिजनेस को दिनों दिन बढ़ाने के हर संभव प्रयास करता है। जितना अधिक संभव होता है उतना धन लाभ के लिए वो बहुत सारे नए एजेंसीज लेगा या कुछ और उसमें नयापन लाने का प्रयास करेगा। तो यही चीज शिक्षण में है कि वो अपने शिक्षण में और उत्तरोत्तर ज्ञान में बढ़ोतरी करें और उसमें कुछ अपने शिक्षण कार्य, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर नवीनता लाने का प्रयास करें। इसीलिए व्यावसायिक विकास, क्योंकि हमारी अमूमन धारणा ये होती है कि व्यवसाय यानी कि बिजनेस है आर्थिक लाभ की दृष्टि से, यहाँ पर शिक्षा के लाभ की दृष्टि से व्यावसायिक उन्नति की कहा जा रही है। तो एक शिक्षक का व्यावसायिक विकास के लिए क्या क्या प्रयास शिक्षक को स्वयं करने चाहिए, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहले तो शिक्षक को स्वयं इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए। उसके बाद में शिक्षा विभाग के द्वारा क्या हो रहे हैं, शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालय, ठीक है ना, उसके द्वारा क्या हो रहे हैं, फिर बाद में अन्य संस्थाओं के द्वारा, ठीक है ना। तो उसमें व्यावसायिक विकास के लिए वो किस प्रकार से प्रयास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि इस समय जैसे कि सभी महाविद्यालय विद्यालय सब मान्य विद्यार्थी विद्यालयों में नहीं आ रहे, तो ऐसे में इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे वेबिनार्स का आयोजन किया जा रहा है। ये वेबिनार्स क्या हैं, केवल सूचनाएं देना मात्र उनका उत्तरदायित्व नहीं, उनका कार्य नहीं है, वो एक शिक्षक में विकास की दृष्टिकोण से, उन शिक्षकों में ज्ञान के विकास की दृष्टिकोण से वो नवीन मतलब सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं और किस तरह से उनको कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से उनमें अपने नियमित कार्यों में परिवर्तन करना चाहिए, उनमें नयापन किस तरह से लाना चाहिए। जैसे कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए किस तरह से वीडियो बनाया जाए और वीडियो को कैसे अपलोड किया जाए, ठीक है, ये हम आम जानते हैं। लेकिन बहुत सारी इन वीडियोस को, छोटी छोटी वीडियोस को तो आप इजीली अपलोड कर देते हैं, लेकिन जब बड़ी वीडियोस की बात आती है तो वो वीडियोस अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में इनको किस तरह से किया जाए, तो अब आप और हम जितना संभव है अपने लेवल पे काम करते हैं, लेकिन ये वेबिनार्स के माध्यम से ये चीजें सिखाई जा रही हैं कि आपको किस तरह से वीडियोस को लोड करना चाहिए, बनाना चाहिए, किस तरह से वीडियोस को लोड करना। तो कहने का मतलब ये चीज क्या है, ये एक शिक्षक के व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया है।
तो इसी तरह से किस प्रकार से एक शिक्षक अपना व्यावसायिक विकास कर सकता है, इससे संबंधित जानकारी इस चैप्टर के अंदर हमको देखनी है। थर्ड चैप्टर है यहाँ पर, वो है सेवारत शिक्षा कार्यक्रम। सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, गृह परिचर्चा, विचारों का विनिमय, जर्नल्स एवं विश्वकोश का प्रयोग, जर्नल्स एवं विश्वकोश का प्रयोग। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, सेवारत शिक्षक यानी कि सेवारत शिक्षक क्या है? सेवारत शिक्षक यानी कि जो अपनी नियमित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, यानी कि किसी विद्यालय में नियुक्त हैं अध्यापक। इन शिक्षकों की शिक्षा के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं या किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए, या कौन कौन से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिनकी वजह से इन शिक्षकों का व्यावसायिक विकास होता है। दूसरी चीज इसके अंतर्गत है कि जो शिक्षक आने वाले समय में विद्यालयों में अपनी सेवाएं देने वाले हैं, तो उनके प्रशिक्षण की किस प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, NCERT, SIRT आदि के द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, इनके बारे में हमें जानना है। फिर है गृह परिचर्चा, यानी कि आप जो अपने स्थानीय स्तर पर है उसका विचारों का आदान प्रदान और परिचर्चा के माध्यम से एक शिक्षक में व्यावसायिक विकास किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जर्नल्स क्या हैं, इन जर्नल्स के माध्यम से किस प्रकार की सूचनाएं एक अध्यापक को प्राप्त होती हैं और एक अध्यापक के विकास के लिए ये किस तरह से सहयोग देती हैं। उसके बाद में विश्वकोश, जो कि एक ज्ञान का भंडार होता है जिसमें कि हर प्रकार की सूचनाएं संकलित की जाती हैं। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी के अंतर्गत हर शब्द, जैसे ए से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का संकलन वहाँ होगा और उन शब्दों के अर्थ को वहाँ पर दिया जाएगा। अब उसका अर्थ भी है, उसको उपयोग के उसमें नाउन क्या है, उसमें प्रोनाउंस क्या है, उसके एडजेक्टिव क्या है, इन सभी चीजों को उसके अंतर्गत लिखा जाता है। तो विश्वकोश भी कुछ इसी तरह का है कि उसमें कोई भी एक घटना है, फॉर एग्जाम्पल की जैसे 1857 की क्रांति, तो विश्वकोश के अंतर्गत उससे संबंधित अहम जानकारियों का वहाँ पर एक प्रकार से कोई ना कोई एक लिंक, जैसे एक डिक्शनरी की तरह ये उपयोग में आती है। तो इसमें जो भी सूचनाएं आप चाहते हो वो किस तरह से सूचनाएं उसमें संकलित होती हैं और ये एक शिक्षक के लिए किस तरह से लाभकारी होती हैं, इसका इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। यानी कि ये भी जितने भी सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, गृह परिचर्चा, विचारों का विनिमय, जर्नल्स और विश्वकोश, ये भी एक शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए उठाए जाने वाले कदम हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अगली जो 4th यूनिट चैप्टर इसके अंतर्गत आता है व्यावसायिक संगठनों, इसको ऊपर लिख देती हूँ मैं, बहुत नीचे हो जाएगा। व्यावसायिक संगठनों या अभिकरणों के साथ
अभिकरणों के साथ संलग्नता ठीक है ना। इस यूनिट के इस चैप्टर के अंतर्गत व्यावसायिक विकास के इस यूनिट के अंतर्गत ये 4th चैप्टर है। इस 4th चैप्टर के अंदर अब हम क्या देखने वाले हैं कि व्यावसायिक संगठनों या अभिकरणों के साथ संलग्नता, यानी कि एक शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए जो ये व्यावसायिक संगठन होते हैं इनके साथ में और जो व्यावसायिक अभिकरण हैं इन अभिकरणों के साथ में किस प्रकार से संबद्धता स्थापित की जाती है और किस प्रकार से शिक्षक के विकास के लिए ये संगठन कार्य करते हैं और इनमें अध्यापक के किन किन गुणों का विकास हो पाता है, किस प्रकार की व्यावसायिक विकास है वो उन्नति इन अध्यापकों को प्राप्त हो पाती है। अर्थात इस यूनिट के अंतर्गत एक अध्यापक के व्यावसायिक विकास से संबंधित जो संगठन है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से उन्हें सहायता प्रदान करते हैं और शिक्षक को उन्हें उनका लाभ कैसे प्राप्त करना चाहिए, इसकी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। इसमें जैसे कौन कौन से संगठन हैं, भारतीय इतिहास संघ, भारतीय इतिहास संघ, वैसे ही राजस्थान इतिहास संघ, राजस्थान इतिहास संघ, उसके बाद में है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, भारत परिषद, भारतीय परिषद, सम्मेलन सेमिनार, आदि। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये व्यावसायिक संगठन है, जो व्यावसायिक संगठन और अभिकरण है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो जैसे इसमें आपके सामने कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं कि भारतीय इतिहास संघ ये राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास संघ है, वैसे ही राजस्थान राज्य स्तर पर इतिहास संघ का निर्माण किया गया है या इसका संगठन किया गया है। इसका सदस्य बनकर और इतिहास के क्षेत्र में होने वाले, क्योंकि इनके माध्यम से इतिहास के क्षेत्र में होने वाले नवीन अनुसंधान, नवीन सूचनाएं या किसी नवीन प्रकार की कोई जानकारी है वो एक अध्यापक तक आसानी से पहुंचती है। तो इसके लिए अनिवार्य है कि भारतीय इतिहास संघ का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और राजस्थान इतिहास संघ के सदस्य के लिए उसका राजस्थान का नागरिक होना अनिवार्य है। उस आधार पर इनको यहाँ पर सदस्यता प्रदान की जाती है और इस संघ के माध्यम से एक शिक्षक में व्यावसायिक जो जानकारी इतिहास से संबंधित जो नवीनतम आवश्यक जानकारी है वो बहुत सरलता से सहजता से पहुंचती है। उसके बाद में है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान इसलिए कहा गया है क्योंकि इतिहास सामाजिक विज्ञान का एक अंग है या एक भाग है, तो ऐसे में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कहा गया है। क्यों कि ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये चारों पांचों विषय आते हैं। इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र आदि, ये सभी विषय मिलकर, क्योंकि ये समाज से जुड़े विषय हैं इसीलिए इनको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। और इस क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान होते हैं उन अनुसंधानों के माध्यम से एक शिक्षक को एक नवीन जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अनुसंधान के माध्यम से नवीन शिक्षण विधि निकल कर आई है,
कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए कौन सी नवीन शिक्षण विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से नवीन शिक्षण विधि का प्रयोग, उपयोगिता और इसका शिक्षण विधि क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि एक विद्यालय अनुसंधान किया गया है, तो अब उस अनुसंधान में भी परिणाम आए कि इस अमुक प्रकार की विधि का उपयोग करेंगे तो छात्रों को परिणाम ज्यादा अच्छे आएंगे। तो वो मॉडल स्कूल कौन से हो सकते हैं जिनका चुनाव करके और हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि एक अध्यापक को उसके बारे में जानकारी, और अध्यापक उस संस्था तक जाए जहां पर ये मॉडल स्कूल उपयोग में, मॉडल स्कूल के अंतर्गत इस अनुसंधान को किया जा रहा है, इसके परिणामों का जांच की जा रही है। शिक्षक वहां तक जा सकता है और उसके बारे में जानकारी को एकत्रित कर सकता है। तो ये किस प्रकार से होती है, इसका ये परिषद किस तरह से कार्य करती है, ये अनुसंधान के लिए किस तरह से विद्यालयों का चयन किया जाता है, अध्यापक यहाँ पर कैसे जा सकता है, इस समस्त की जानकारी हम इसके माध्यम से इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। फिर बाद में आपको हमें सब बहुत अच्छे से पता है कि ये सम्मेलन, सेमिनार्स आदि जो समय समय पर, जैसे इस समय सेमिनार्स नहीं हो सकते लेकिन वेबिनार्स इतने हैं कि आप ये देखें कि एक दिन में 2-2, 3-3 वेबिनार्स आयोजित हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये शिक्षण की व्यावसायिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। तो इस आधार पर कि हम यहाँ पर इस यूनिट के अंदर, संपूर्ण पूरी यूनिट के अंदर एक शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जा सकते हैं और क्या प्रयास हो रहे हैं, शिक्षक स्वयं क्या कर सकता है, सरकार के द्वारा क्या हो रहा है, विभिन्न संगठनों और अभिकरणों के द्वारा क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हम इस यूनिट के अंतर्गत देखेंगे और समझेंगे। आशा करती हूँ कि ये पूरा जो सिलेबस मैंने इतिहास का आप लोगों को दिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को गृह कार्य ही समझ लीजिए कि कल के यूनिट में, कल के वीडियो में और आज की वीडियो में मिलाकर मैंने जो आपका बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री का जो इतिहास का पाठ्यक्रम है वो मैंने पूरा आपको, क्योंकि इतिहास पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 यूनिट ही हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये तीनों यूनिट आप लोगों को लिखा दी है। अब आप लोगों को अब एक डायरी तैयार, कॉपी तैयार करनी है, रजिस्टर तैयार करना है, जिसमें मैंने कल भी आपको बोला था कि आपको ये पूरा सिलेबस उसके अंदर उतारना है और हम कल आपको नेक्स्ट जो पाठ्यक्रम क्या है हम सीधा वहीं से हमारी फर्स्ट यूनिट से अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। उसके लिए पहले आवश्यक है कि आपके सामने सिलेबस होना चाहिए, जिससे कि जो भी एक तरह से कहा कि ओरिएंटेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन जो हमने एक यहाँ समझाया है वो चीज़ आपको क्लियर हो सके, आपके दिमाग में ये सेट हो सके कि हाँ आज हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ना है जिसके बारे में हमें पहले बताया जा चुका है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले आप लोगों से इस वैश्विक महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखने का सुझाव प्रदान करती हूँ कि आप इस वैश्विक महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता हो, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब तक तो लॉकडाउन था तो हम सब घरों में बंद थे, लेकिन अब सरकार ने लॉकडाउन को समाप्त कर दिया है। कुछ निश्चित शर्तों के साथ में बाजारों को और सभी क्षेत्रों को खोल दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग दौड़ते भागते फिरे, हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, छोटा सा भी सामान लेना है तो मार्केट जाना है, इन सब चीज़ों से बचिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही आप बाजार जाइए, बाहर निकलिए। बाहर जब भी निकलते हैं तो मुंह पर मास्क बांध कर निकलें या मुंह को कपड़े से बांध के निकलें। बाहर किसी से भी मिलते हैं जुलते हैं तो आपको पहले तो डिस्टेंस बना के रखना है, 2 गज की दूरी को बनाकर रखना है निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से। और दूसरा, ना तो किसी वस्तु को छूना है, ना किसी से हाथ मिलाना है। अगर आप किसी वस्तु को छूते भी हैं तो अपने हाथों को तुरंत सैनिटाइज कीजिए। सैनिटाइजर आप अपने पास में रखिए, जिससे कि जहाँ भी आवश्यकता है तत्काल अपने हाथों को सैनिटाइज किया जा सके और अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। उसके पहले एक संदेश और मैं देना चाहूँगी कि रक्षाबंधन का समय आ रहा है। हम भारतीय परंपराओं के अंतर्गत हम बहनें अपने भाइयों को राखियाँ भेजते हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस बार अगर आप स्वयं राखी नहीं भेज पाए तो कोई ऐसा नहीं है कि ये त्यौहार नहीं मनाया जा सकेगा।
पहले भी राखियों का जो सेलिब्रेशन होता था वो मोली बांधकर होता था, तो आप अपने भाइयों से अनुरोध कर सकते हैं कि आप मोली बांधकर और उस त्यौहार को हमारी तरफ से मोली बांध के और त्यौहार को का मनाएं। क्योंकि राखी खरीदने आप बाजार जाएंगे, फिर पोस्ट करने के लिए फिर दोबारा बाजार जाएंगे, फिर वो पार्सल आपके भाई के पास पहुंचेगा, कितने हाथों से निकलेगा, किसमें कोरोना का संक्रमण हो चुका आपको और हमको किसी को कुछ पता नहीं, तो वो एक से दूसरे को फैलेगा। इस स्थिति से बचने के लिए बहुत अनिवार्य है कि आप अपना ये राखी जो भेजने की जो परंपरा है, अगर इस एक साल नहीं भी निभाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर जितना संभव हो घर से बाहर ना निकलें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रहने के लिए अनुरोध करें कि भाई आपको जो भी एक गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद।